है कि अमेरिका के इस सिस्टम में भेद किसने मार दिया, यानी कि कौन ऐसी तकनीक विकसित कर गया जो अब तक नहीं कर पाए थे। दावे किए गए कि ये जो तस्वीरें हैं जिसमें फाइटर जेट को निशाना बनाया गया, ये ईरान की होम ग्रोन टेक्निक है, जिसमें उन्होंने रडार का बाईपास निकाल लिया। रडार का बाईपास क्या है? इन्होंने इंफ्रारेड रेडिएशंस का उपयोग किया और दूसरा इन्होंने हीट सेंसेशंस पर काम किया कि अगर कहीं से हीट आ रही है तो उस हीट को निशाना बनाया जाए और उसे निशाना बनाकर फाइटर जेट को निशाना बनाया गया। अर्थात अमेरिका ने बकायदा, यहां पर यह तस्वीर शायद आपको ना दिखे, रात को भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए, हेलीकॉप्टर्स उतारे। ईरान क्या कर रहा था? ईरान ने अपनी तरफ से लोग रवाना कर दिए। लोग खुद, आप देख रहे हैं ये जो जाम लगा हुआ है, आरटी ने इसे कवर इस तरह से किया है कि वो जो पायलट गिरा है उसे ढूंढने के लिए ईरान के लोगों में इतना जज्बा था कि हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और उसे अपने पास बंधक बना लेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि अमेरिका उन दो खोए हुए पायलट्स में से एक पायलट को बचाने में कामयाब भी हो गया। दूसरा पायलट आज सुबह तक उसके बारे में कंफर्मेशन नहीं था, केवल एक मीडिया कवरेज उसके बारे में यह आई थी कि उस पायलट को बचा लिया गया। अर्थात अमेरिका ईरान के अंदर से अपने पायलट्स को बचाकर ले गया। यह अब हलकों में चलना शुरू हो गया है। पायलट एक बच गया, यह तो कल तक कंफर्म हो गया था। दूसरे पायलट की तलाश जारी थी। आप सोचिए, रात को भी यह प्रक्रिया ना रुके, इन्होंने रात को इस तरह से अंधेरे में रोशनी के गोले दागे ताकि पायलट को ट्रैक किया जा सके। इन्हें सेंसर से यह सूचना तो मिल रही थी कि पायलट कहां है। बकायदा उस क्षेत्र में जा करके ईरान अमेरिकी फोर्सेस उस पायलट को तलाशने जा रही थी। इसी बीच में अमेरिका के दो हेलीकॉप्टर जो तलाशने निकले थे वो भी डैमेज हुए और वो सेंटर पर आकर के, मतलब वहां पर तो नहीं गिरे लेकिन वहां पर बेस पर आकर डैमेज खाते में चला दिए गए। अर्थात अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और वो प्रयास आज सुबह एक न्यूज से, हालांकि ये कंफर्म है या नहीं मैं नहीं क्लेम करता, किसी पत्रकार ने आज सुबह ही यह दावा किया है कि वो सेकंड पायलट को भी अमेरिकी फोर्सेस बचा लाई हैं। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया में अभी यह खबर चलनी शुरू नहीं हुई है। ऐसे में ईरान के अंदर पायलट को बाहर निकालकर ले आने के लिए कल अमेरिका पूरी रात परेशान रहा, दिन परेशान रहा और उस पूरी प्रक्रिया के दौरान यह तय हुआ कि अगर ये पायलट नहीं देते तो इनके ऊपर कहर बरपाया जाएगा। अब सवाल चलने लगे कि साहब बाकी तो सब सही है। अमेरिका में डिस्कशन होना शुरू हुआ कि अमेरिकी फाइटर जेट्स को कोई निशाना बना ही नहीं सकता था। दुनिया का कोई देश यह ताकत नहीं रखता कि वो इसके फाइटर जेट को निशाना बना ले। ईरान ये कैसे कर गया? 3 सिस्टम्स के नाम लिए गए कि या तो ईरान का मजीद सिस्टम है, या फिर वर्बा सिस्टम है, या HQ-9B सिस्टम है। इन सिस्टम ने हो सकता है कि उसे टारगेट किया हो। अब एक एक करके जानते हैं ये मजीद सिस्टम क्या है। असल मायने में जो तस्वीरें आपने देखी वो तस्वीरें अंधेरे में इस तरह से दिख रही हैं कि ये कैमरे का कमाल नहीं है, किसी IR या फिर हीट सेंसेशन का कमाल है। अर्थात जो चलाई गई मिसाइलें हैं वो हीट को सेंस कर रही हैं कि कहां से हीट निकल रही है। आप कहेंगे हीट को तो पकड़ के वाकई में वार किया जा सकता है, ये तरीका तो सही है। क्या ये फाइटर जेट बनाने वाली कंपनियां नहीं जानती? जानती हैं। तो इसके वो 2 तरीके अपनाती हैं। पहला, जब फाइटर जेट चलता है तो अपने पीछे से जेट से जब गर्मी बाहर फेंकता है, आजकल उसको कूलिंग करके डाला जाता है। मतलब वो जब बाहर हीट फेंक रहा होता है तो उसके बाहर की तरफ वो कूलिंग सिस्टम लगाया जाता है ताकि वो गर्मी मिनिमम रूप से उसके पीछे दिखाई दे। यानी कि उसके बारे में ऑलरेडी फाइटर जेट्स में काम होता है। उसके बावजूद भी अगर हीट सेंस करके कोई मिसाइल आती है मारने, तो भी ये फ्लेयर्स फैलाने की तकनीक जानते हैं। अर्थात उतनी ही हीट ये आसपास के और जगह पर पैदा कर देते हैं ताकि वो मिसाइल लोकेशन भटक जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमला था ये केवल हीट सेंसर से नहीं, इसके साथ साथ IR सेंसर भी जोड़ा गया था। यानी कि रडार को कैप्चर किया गया होगा, इंफ्रारेड और हीट को मिलाकर यह तकनीक ने ब्लास्ट किया है। फिर नाम दिया गया कि यह तकनीक कौन सी है जो ईरान विकसित कर गया। असल में ईरान ने हाल ही में अपनी एक 8 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली क्षमता विकसित की है जिसका नाम मजीद एयर डिफेंस सिस्टम है। ये जो माजिद एयर डिफेंस सिस्टम है ये 8 किलोमीटर की हाइट तक उड़ते हुए फाइटर जेट्स को मिसाइल से निशाना बना सकता है। हाल ही में ईरान ने क्लेम किया इस युद्ध के दौरान ही कि हमने अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। इसका मतलब हुआ कि एयर डिफेंस सिस्टम के जो भी तरीके अब तक चले आ रहे थे उससे भी उन्नत किस्म की तरफ हम चले गए हैं। अभी अमेरिका को लगता था कि ईरान के संपूर्ण आसमान पर उसका कब्जा है, वो गलतफहमी में ना रहे। हमारा नया डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और हम उससे टारगेट कर रहे हैं।
अमेरिका के 4 नुकसान, हवाई जहाजों के नुकसान ईरान के स्काई में होना और 2 पायलट का गिरना इस बात का प्रमाण देता है। तो क्या माजिद काम कर गया? अगर काम कर गया तो समझिएगा कि कुछ दिनों बाद भले ही अमेरिका F-35 बेच पाए या ना बेच पाए, लेकिन ईरान अपना माजिद बेचने के लिए दुनिया में बाहर जरूर आ जाएगा। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक और चर्चा निकलकर आई और वो थी वर्बा की। वर्बा क्या है? असल में एक सुर्खी बाहर तैर रही है और वो सुर्खी ये है कि रशिया ने 500 वर्बा मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ईरान को दिए थे। ये कंधे पर रखकर चलाए जा सकने वाले मिसाइल लॉन्चर्स हैं, जिन्हें देख करके निशाना बनाने में, टारगेट में यूज किया जाता है, यानी कंधे से ऑपरेट की जा सकने वाली मिसाइल है और इसे लो एल्टीट्यूड पर उड़ते हुए फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर चलाया जा सकता है। सेंसर्स इसमें भी वो सारे लगे हैं, लेकिन इसके लिए इंसान की बुद्धिमत्ता का राइट में उपयोग किया जा सकता है कि निशाना बना के चलाया जा सके। हालांकि आप में से कुछ लोग कहेंगे कि इतनी तेज चलती चीज में कोई निशाना कैसे लगाएगा, तो अगेन इसमें भी हीट और आईआर के बारे में बात कही जा रही है। तीसरी बात चाइना के HQ-9B की भी चल रही है कि चाइना का मेड HQ-9B ईरान के पास था, हो सकता है कि उसे यूज करके इस तरह का नुकसान पहुंचाया गया हो। जो भी है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट अमेरिका के लिए बहुत ही नुकसानदायक सिद्ध होंगे। ईरान इसीलिए अब और अच्छे से चौड़ में आकर अमेरिका को धमकाने निकल आया है। हद यह हुआ कि इन्होंने कल रात ही कुवैत के अंदर खुद कुवैत के फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कुवैत के अंदर जो वो थी रिफाइनरीज थी, उनको ईरानियंस ने नुकसान पहुंचाया। कुवैत को नुकसान क्यों पहुंचाया मैं पहले भी बता चुका हूं कि इन्हें वो सब जगह नुकसान पहुंचाना है जो जो अमेरिका के साथ खड़े रहे। अमेरिका के साथ खड़े हुए इन पश्चिम एशियाई देशों को एक एक करके नुकसान पहुंचाया गया। नुकसान की तस्वीरें बाहर ना आ जाएं, इसीलिए अमेरिका ने आदेश दिया। क्या दिया? कि अब सैटेलाइट इमेजेस जो आप आए दिन देख रहे थे कि देखो पहले ये हुआ करता था, अब ये है, पहले ऐसा हुआ करता था, अब ये है, अमेरिका ने उन पर ब्लैंकेट बैन लगा दिया है। ये प्लैनेट नाम से एक वो है सॉफ्टवेयर है, या कहिए कि इमेज प्रोवाइडर है, उसकी तरफ से यह आया है कि ड्यू टू कंफ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट, यूएस गवर्नमेंट हैज रिक्वेस्टेड all satellite images providers voluntarily implement an indefinite withhold of imagery in the designated area of interest। यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर से अब आप इमेजेस जारी ना करें, ऐसा एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के मैसेजेस का सर्कुलेट होना दो तरह की बातें बताता है कि अमेरिका का नुकसान बहुत हो रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने अपनी किरकिरी को होने से रोकना चाहता है कि किसी को पता ना चले। दूसरा भी हो सकता है कि ये प्लेनेट वालों ने खुद ने अपनी तरफ से अपनी पीआर बनाने के लिए ये लाइन लिख दी हो। आने वाले समय में अगर इमेजेस आना रुक गई तो होगा कि ये सही थे, और नहीं रुकी तो माना जाएगा कि इन्होंने अपनी इमेज बनाने के लिए ये सब किया। इस बीच में ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप अपनी लोकप्रियता का एक झूठा ग्राफ शेयर कर रहे हैं कि लोग चाहते हैं, मेरी अप्रूवल रेटिंग 96% पहुंच गई है, कि मैं बढ़िया काम कर रहा हूं। खैर कोई बात नहीं, अब बात कर लेते हैं ईरान की। क्या ईरान 48 घंटे के अल्टीमेटम के लिए इस बार तैयार है? उसने कहा कि हम 48 घंटे के सीज फायर प्रपोजल को तो डिनाई करते ही हैं, और अमेरिका के लिए हमने एक बड़ा सरप्राइज अब तैयार करके रख लिया है। मतलब एक तरफ अगर आपको यह लगता है कि आप हम पर हमला करें 48 घंटे के अंदर पावर प्लांट्स पर, हमें आपका अल्टीमेटम तो स्वीकार नहीं है, साथ में आपके लिए एक सरप्राइज तैयार है कि आप हम पर जब हमला करेंगे आपको बढ़िया चुनौती दे दी जाएगी। ठीक है साहब, ये दूसरा संदेश रहा। इस बीच में एक और घटना ऐसी घटी जिससे पूरी दुनिया में चिंता व्यक्त हुई, और वो क्या था? असल में बुशहर नाम से एक जगह है ईरान के अंदर, बिल्कुल खाड़ी के अंदर किनारे पर लगी हुई जगह है, खाड़ी के उत्तरी किनारे पर लगी हुई जगह है। बुशहर नामक जगह पर ईरान के अंदर एक रेडियो एक्टिव, या फिर कहिए कि रिएक्टर चलता है, जहां रेडियो एक्टिव यूरेनियम से बिजली पैदा की जाती है। यह बुशहर प्लांट सोवियत रूस की मदद से शुरू हुआ, या कहिए रशिया की तरफ से शुरू हुआ ईरान के अंदर प्लांट था। बीते इस एक महीने में अमेरिका और इजराइल की सेना ने इस प्लांट को 4 बार निशाना बना लिया है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक होते हैं तो निश्चित ही ईरान का नुकसान होगा, यह तय है। लेकिन खाड़ी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, वो निकली हुई रेडिएशंस पश्चिम एशिया के बहुत से देशों को प्रभावित करेगी, ऐसा अब निकल के आना शुरू हो गया है। ईरान ने यूएन में इस बात की कहा है कि देखिए सर, पहले रशिया यूक्रेन के समय पर जैपोरिजिया पर जब हमला हुआ था वो भी गलत था, और अब बुशहर पर जो हमला हो रहा है वो भी गलत है। अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो गए तो ईरान को नुकसान है, ये सही है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में नुकसान होगा, ये तैयार रहे।
इस बीच में रूसी जो साइंटिस्ट यहां काम कर रहे थे, लगभग 200 की संख्या बताई गई थी, 196 के आसपास, उन्हें यहां से निकाल लिया गया है। वो वापस अपने ठिकाने पर चले गए हैं। बीते महीने में 4 बार हुए इस हमले से निश्चित ही बुशहर को नुकसान पहुंचा है और एक बड़ी त्रासदी बिल्कुल गेट पर खड़ी है। हो सकता है कि इस युद्ध में एक न्यूक्लियर ट्रेजेडी भी आपको सुनने को मिले, जो कि मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर देगी। पश्चिम एशिया के जो भी देश खाड़ी से लगते हैं, ना केवल ईरान, बल्कि फिर चाहे यूएई हो, कुवैत, बहरीन, कतर, ये सब देश इसकी रेडिएशन के प्रभाव में आएंगे, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का कारण बनेगा। खैर, अब जो भी है, इस बीच में बुशहर की लोकेशन तो चिंतादायक है ही। अमेरिका के द्वारा ये लगातार ऐसे जो प्रयास हैं, ये सोचकर किए जा रहे हैं कि हम तो बहुत दूर रहते हैं, इजराइल भी बहुत दूर रहता है, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बात नहीं। लेकिन इस बीच में ईरान ने साफ कहा है कि अगर आप ऐसा कुछ भी सोच रहे हैं तो चिंता मत करिए, हमारी तरफ से आपके लिए सरप्राइज तैयार है। तो देखते हैं कल शाम 8 बजे जब अल्टीमेटम पूरा होगा उसके बाद क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या हो पाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो अपने साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।